02 जो इन्वेस्टमेंट का जो अभी चल रहा है इसमें क्या है कि बहुत कम लोगों को मात्र 10% लोग ऐसे हैं जिनको इन्वेस्टमेंट के बारे में पता है। ठीक है, चाहे वो कोई भी डिग्री कर रहा हो, बहुत कम लोगों को पता है कि इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करना है, कैसे पे करना है। तो आज हम लोग जानेंगे यहाँ पे ये इनिशिएटिव है एक्सिस बैंक का और ऑर्गेनाइज कर रही है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी मैनेजमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम लोग को जानना क्या है कि आखिर क्यों हम लोग इसको सीखेंगे, जानना क्यों जरूरी है, हम लोग को फाइनेंशियल लिटरेसी क्यों जरूरी है हमारे लिए। तो सबसे पहला जरूरी चीज क्या है कि हम लोग को अवेयरनेस होना चाहिए फिनांस का, क्योंकि विदाउट फिनांस हम लोग अपने स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को नहीं इंप्रूव कर सकते हैं। कर सकते हैं तो पहला ऑब्जेक्टिव है कि पर्सनल फिनांस का मैनेजमेंट, जो हमारा फिनांस है उसको हम कैसे मैनेज करेंगे। उसके बाद हमको जो है बाकी लोगों का मैनेज करना है, बाकी को सिखाना वो अलग बात है, बट पर्सनल फिनांस को कैसे मैनेज करेंगे, कैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे, कैसे सेविंग करेंगे तो कहां पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। बहुत कम लोगों को पता है। हम लोगों को क्या होता है कि डर क्यों लगता है, क्योंकि हम लोग जानते नहीं, उसके बारे में हम लोग नहीं जानते, इसलिए हम लोग को डर लगता है। तो सबसे जरूरी काम जो है वो इसके बारे में हम लोग को जानना है। दूसरा क्या है कि बहुत सारा रिस्क इन्वॉल्व है। हम लोग जानते क्यों इन्वेस्टमेंट में रिस्क है। अगर हम लोग शेयर मार्केट में लगाएंगे पैसा तो डूब जाए, इस रिस्क की वजह से हम लोग क्या करते हैं कि नहीं लगाते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जैसा यूनिवर्सिटी और ऑक्सफोर्ड जैसा यूनिवर्सिटी, उन यूनिवर्सिटी के लोगों ने अपने फंड को यहाँ के भारतीय मार्केट में लगाया, शेयर मार्केट में। आप समझ सकते हैं कि जो पेंशन फंड है उनका पेंशन फंड यहाँ पे लग रहा है। इसका मतलब क्या है कि लगा के बाजार में कुछ पोटेंशियल है, इसी वजह से लोग जो है इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अगर पोटेंशियल नहीं रहता तो इन्वेस्टमेंट नहीं करता। वहाँ के लोग बहुत स्कॉलर होते हैं, जानकार होते हैं, फाइनेंस के बारे में बहुत जानकार है, फिर भी उन लोग जो है इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और हम लोग क्या है कि हम लोग नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं क्यों? हम लोग अवेयर नहीं है। यहाँ के मार्केट से हम लोग फंड ले जा रहे हैं और हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ का जो है फंड हम लोग नहीं ले जा पा रहे। तो दूसरा चीज क्या है, कैपेसिटी बिल्डिंग। आप चूंकि मैनेजमेंट के स्टूडेंट है या कोई भी आर्ट्स के स्टूडेंट है, बट आपके पास एक कैपेसिटी होना चाहिए कि कहां पे इन्वेस्ट करें, ये डिसीजन पावर, फाइनेंशियल डिसीजन। तो फाइनेंशियल डिसीजन के लिए नॉलेज होना जरूरी है। अभी क्या आपके पास पैसा कम है लेकिन नॉलेज ज्यादा है तो पैसा अर्न कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास नॉलेज ही नहीं है तो कितना पैसा है तो आप पहले जब इन्वेस्टमेंट करें साथ के साथ में डूब जाएगा। इसलिए हमको जानना जरूरी क्या है, अल्टीमेट एम हम लोग का क्या है, टू अर्निंग द मनी एंड टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ। जो क्वालिटी ऑफ लाइफ अभी आप जी रहे हैं उससे बेहतर जीवन जीना, और उसके लिए आपको फिनांस जरूरी है। विदाउट फिनांस आप जो है कुछ नहीं कर सकते। तो हमारे लिए सबसे जरूरी चीज क्या है, जानना फिनांस के बारे में, कहां-कहां पे हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। तीसरा बात क्या है कि अगर फिनांस का आपको अच्छा नॉलेज है तो अर्निंग सोर्स भी आपका हो सकता है। अर्निंग सोर्स कैसे हो सकता है, आपका प्लेसमेंट होगा अच्छा जगह पे, और अच्छा जगह पे प्लेसमेंट होगा तो आपको जो है पेमेंट भी आपको ज्यादा मिलेगा। तो आपके लिए बहुत जरूरी है। तो आज हम लोग जो है पढ़ेंगे 1 से 8 जो है हमारा सेशन होगा। 1 से 8 सेशन में 0 टू हम लोग इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट में कैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे, सभी चीजों के बारे में डिटेल से हम लोग समझेंगे। जहां भी आपको किसी भी तरह का कंफ्यूजन होगा आप सवाल हमसे पूछेंगे, क्योंकि आपको अच्छा से समझ के जाना है यहाँ से। ऐसे नहीं कि जो है ठीक है पढ़ लिए चलेगा, नहीं, आपको इन्वेस्टमेंट करना है और जहाँ मनी का मैटर है वहाँ पे नॉलेज अच्छा होना चाहिए। इसलिए सारे बातों को आप लोग जो है पूछिएगा, हमसे सवाल जवाब कीजिएगा ताकि आपको समझ में आए। तो सबसे पहला बात जो हम लोग समझते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल एजुकेशन का क्या इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस क्या है, ये अवेयरनेस आपको बढ़ाता है। दूसरा जो इंपॉर्टेंस है वो क्या है कि आपके नॉलेज, इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज आपको देता है, तो आप खुद भी कर सकते हैं, सजेस्ट भी कर सकते हैं लोगों को। तीसरा चीज जो है आपका वो क्या है कि रिकॉग्नाइज फाइनेंशियल गोल। जब आप फाइनेंशियल गोल रिकॉग्नाइज करते हैं तो उसको फुलफिल करने का तरीका भी आपको आना चाहिए। सपोज अगर आपको पता है कि हमको 4 व्हीलर खरीदना है, हमको एक घर चाहिए यहाँ से निकलने के बाद, एजुकेशन के बाद, तो वो घर चाहिए तो उसके लिए पैसा आपको लगेगा। आपको 4 व्हीलर चाहिए तो उसके लिए पैसा लगेगा, तो आप कहां से फाइनेंस को मैनेज करेंगे, ये भी एक आइडिया आपके पास आएगा। तो इसके लिए भी आपको सीखना चाहिए कि जो फाइनेंशियल गोल है उसको कैसे सेट करेंगे और हाउ वी विल अचीव द फाइनेंशियल गोल। उस फाइनेंशियल गोल को हम लोग अचीव कैसे करेंगे, इसको भी आपको सीखना पड़ेगा। ये सीखेंगे आप तभी आपको समझ में आएगा कि आप कैसे कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, बल्कि पैसा कमा के उसको इन्वेस्टमेंट करना, सेविंग करना। बहुत सारे लोग ऐसे जो बहुत पैसा कमाते हैं, लेकिन होता उनके साथ क्या है कि
बचा पाते हैं ना सही जगह पे इन्वेस्टमेंट कर पाते हैं, जिसके वजह से क्या होता है कि उनका जो होता है वो फाइनेंशियल जो स्टेबिलिटी होना चाहिए, जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होना चाहिए, वो नहीं हो पाता है। ओके, सबसे पहले आप कर लीजिए, 5 मिनट आपको टाइम देते हैं, आप सभी लोग के पास मेल भी जा रहा है। तीसरा बच्चों के एजुकेशन के लिए करते हैं। चौथा जो करते हैं सेटिंग अप स्मॉल बिजनेसेस। आप चाहते हैं कि स्मॉल बिजनेस एक शुरू करें, उसके लिए आप फंड जमा करते हैं। और या फिर बाइंग एग्रीकल्चर लैंड, जमीन खरीदना चाहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, या फिर आप रिटायरमेंट प्लान करना चाहते हैं कि रिटायरमेंट मेरा अच्छा से निकले, तो ये चीज आप करना चाहते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं और डिफरेंट गोल्स के लिए हम लोग जो है अपना फंड जमा करते रहते हैं। तो हमारा सोर्स ऑफ इनकम क्या होता है? सैलरी, बिजनेस, हाउस प्रॉपर्टी, एग्रीकल्चर, इन्वेस्टमेंट्स, इतना हमारा जो है सोर्स ऑफ इनकम होता है। अब हमको जो है एक्सपेंस क्या होगा? एक्सपेंसेस जो होते हैं बहुत सारे, तो वेयर डज योर मनी गो, कहां जो है आपका पैसा जाता है, ये आपको चेक करना है। तो कहां पे जाता है? एक एक्सपेंसेस फॉर मंथ, पर मंथ का आपको जो है एक्सपेंसेस को चेक कीजिए कि कहां पे मेरा एक्सपेंस होता है। उसमें जो एक इन्वेस्टमेंट हो गया, एक एक्सपेंस हो गया। एक्सपेंस अलग चीज है, इन्वेस्टमेंट अलग चीज है, दोनों का डिफरेंस है। एक्सपेंस और इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट से हमें प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है, और एक्सपेंस में प्रॉफिट प्रॉफिट रिटर्न नहीं मिलता है। एक्सपेंस में आपको रिटर्न नहीं मिलता है, इन्वेस्टमेंट में आपको रिटर्न मिलता है। इसीलिए एक्सपेंस को अलग रखते हैं, इन्वेस्टमेंट पढ़ना जो प्राइम हम इन्वेस्टमेंट करते हैं वो क्या है? एक्सपेंस की इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट हो गया जो कि इसका आपको रिटर्न है। तो हम लोग क्या करते हैं? नीड और वांट। नीड क्या हो गया, वांट क्या हो गया? नीड किसको बोलते हैं? जो हमारा जरूरत है। जरूरत मतलब जो नेसेसिटी है। नेसेसिटी नहीं, नीड मतलब हो गया सीधा ऐसे समझिए कि नीड, अभी आपको एक 4 व्हीलर चाहिए, ठीक है, 4 व्हीलर चाहिए, वो क्या हो गया आपका? वांट हो गया, ठीक है। लेकिन आपको जो है एक 2 व्हीलर चाहिए। अगर आपके पास बैकअप है, कैपेसिटी है परचेज करने का, तो वो आपका नीड हो गया, ठीक है। मेरे हमको 4 व्हीलर का जरूरत है, मेरे कैपेसिटी है परचेज करने का, मेरा नीड हो गया, लेकिन हमको परचेज करने का कैपेसिटी नहीं है, मतलब वांट हो गया। तो आपको हर चीज वांट नहीं होना चाहिए, आपको लाइफ में कन्वर्ट कीजिए नीड में, ठीक है। मेरे पास परचेजिंग कैपेबिलिटी होना चाहिए। कैसे हो गई है परचेजिंग कैपेबिलिटी? कैसे है आपके पास? जब आप इनकम करेंगे, इनकम के साथ साथ इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब मेरे पास 4 हाथ तो है नहीं, ठीक है, 24 आवर्स से ज्यादा मेरे पास है नहीं, तो आप कैसे करेंगे? इनकम कैसे होगा मेरा? इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। पैसा को खींचेगा, पैसा लगाएंगे वो मेरे लिए पैसा कमाएगा। सपोज दैट आप 10 रुपया कहीं पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, रिटर्न आपको 1 रुपया मिलता है, इंटरेस्ट जो मिलता है वो 1 रुपया मिलता है, ठीक है। ऐसा 10 रुपया करके आप अगर 100 रुपया जमा कर रहे हैं तो कितना मिलेगा? 10 रुपया आपका एक्स्ट्रा आएगा। 10 रुपया कमाने का कैपेबिलिटी आपके पास है, और 10 रुपया जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो 10 रुपया कमा के आगे दे रहा है, ठीक है। मतलब 10 रुपया आप कमा रहे हैं, 10 रुपया आपका इन्वेस्टमेंट जो किया है वो कमा के ला रहा है, तभी तो आपका कैपेबिलिटी बढ़ेगा। अदरवाइज सिर्फ आप जिंदगी में 10 रुपया कमाते रह जाएंगे। तो हमेशा आदत डालिएगा, जो पैसा आप अर्न कर रहे हैं उसको सेव कीजिए, सेव करके उसको इन्वेस्ट कीजिए, वो इन्वेस्टमेंट आपको रिटर्न करेगा। तो आपको मेहनत कम करना पड़ेगा। बोलते हैं कि पैसा जो है आप लगा दीजिए, पैसा आपके लिए काम करेगा। तो हमेशा याद रखिए कि पैसा आपको इन्वेस्टमेंट करना है, बीच आपको इन्वेस्टमेंट करना है। तो हमेशा ये हमको जानना चाहिए कि जो जरूरी चीज है उस पर खर्च करें, गैर जरूरी चीज पर खर्च कीजिएगा तो जरूरी चीजों के लिए तरस जाइए। बोलते हैं गैर जरूरी चीजों पे अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एक्सपेंस कर रहे हैं, तो जरूरी चीज हमको नहीं मिल पाएगा। इसलिए हमेशा आदत डालिए कि जरूरी चीजों पे हम लोग करें, और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है इन्वेस्टमेंट करें। कहां पे इन्वेस्टमेंट करें? सपोज दैट हम प्लांटिंग सीड कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या होगा? आम का बहुत सारा पेड़ बढ़ेगा, और जब आप जो है उसको खा के डब्बे में रख रहे हैं तो क्या होगा? जितना है उतना ही होगा, उससे ज्यादा बढ़ेगा क्या? कमा के पैसा आप सेविंग करके डब्बे में रख रहे हैं, बक्सा में रख रहे हैं, वो बढ़ेगा क्या? नहीं बढ़ेगा। जब आप इन्वेस्टमेंट कीजिएगा तो आपका बढ़ेगा। सेविंग अकाउंट इन्वेस्टमेंट है क्या? नहीं है। सेविंग अकाउंट में आप रखते हैं कितना एफडी मिलता है, या चलिए बैंक में आपको कितना एफडी मिलता है? 6%। फिक्स्ड डिपॉजिट कितना मिलता है? 6%। इन्फ्लेशन रेट कितना है? 5 to 6% है, ठीक है। कभी 5 कभी 6 तक पहुंच जाता है। तो इन्फ्लेशन आपका सारा पैसा को खा जाएगा। क्या कर रहा है? इन्फ्लेशन आपका सारा पैसा
खा जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि इन्फ्लेशन से ज्यादा आपको अर्न करना पड़ेगा। जो इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं होना चाहिए 6% का इन्फ्लेशन रेट है, तो आपको आना चाहिए 6% से ज्यादा। आपको सेविंग बॉन्ड में कितना मिलता है 2% मिलता है। मतलब क्या हो गया कि रिटर्न नहीं मिल रहा है, नेगेटिव आपका जा रहा है पैसा। जो 100 रुपया परचेजिंग पावर अभी है उसका 2 साल बाद क्या 100 रुपया का परचेजिंग पावर नहीं रहेगा? नहीं, क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से क्या होता है कीमत बढ़ता है। कीमत बढ़ता है मतलब पैसे का वैल्यू घट रहा है। अब पैसे का वैल्यू घट रहा है इसका मतलब क्या है 100 रुपया 80 रुपया बन सकता है। तो अगर बक्से में रखेंगे तो 100 रुपया 80 रुपया हो जाएगा। वो 100 रुपया का 100 रुपया नहीं रहेगा। इसीलिए अगर आपका इन्वेस्टमेंट एकेडमी के बारे में नॉलेज नहीं तो आप क्या होंगे एकदम गरीब हो जाएंगे। यही होगा कि पैसा आप जमा कर रहे धीरे गरीब होते जा रहे हैं, अर्न कर रहे हैं और आप गरीब हो रहे हैं। तो हमेशा आपको अगर यदि आपको अमीर बनना है, आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस लेना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट ऐसे यूज करना होगा जो बीट करे इन्फ्लेशन को। जो इन्फ्लेशन को जो बीट कर पाए उसी जगह पे आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा। और इसके लिए आपको क्या होना चाहिए मार्केट का पूरा नॉलेज होना चाहिए। विदाउट नॉलेज आप कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। तो हमेशा याद रखिए जो इन्वेस्टमेंट का तरीका है वो हमेशा नॉलेज के रास्ते से जाता है। इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है तो आप कहीं पर रहेगा, जिसके पास इंफॉर्मेशन रहेगा आपसे बहुत आगे बढ़ेगा, आपका जो है साथ चलने वाला। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा सेविंग के लिए क्या करना पड़ेगा रेगुलर बेसिस पे सेविंग करना पड़ेगा। आदत डालना पड़ेगा। 10 रुपए का सेविंग करने का आदत है तो 10 रुपए का ही आपको डालना पड़ेगा। आदत जिसको सेविंग करनी होगा वो सेविंग नहीं कर सकता है। सेविंग कैसे हम लोग करेंगे मंथली सरप्लस इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंसेस। मंथली सरप्लस आपका कैसे होगा एटलीस्ट 25% ऑफ योर मंथली इनकम शुड बी सेव्ड एंड इन्वेस्टेड। कम से कम जो है 25% आपका इनकम का जो है उसको कहीं पे इन्वेस्ट करना होगा। ये अगर आपको डालना होगा तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे सबसे पहला काम अगर 100 रुपया आप कमाते हैं अर्न है आपका तो उसमें से 25 रुपया निकालिए उसको इन्वेस्ट कर दीजिए। बाकी कितना बचा 75 रुपीज। तो 75 रुपीज को आप जो है आप यूज कीजिए। जो आपका जहां भी है मान के चलिए कि 100 रुपया आपको अगर फायदा हो रहा है इस्तेमाल है तो उसमें से 75 रुपया ही आपके पास है जो खर्च करने लायक है। 25 रुपया आपके पास सेविंग के लिए है। ठीक है सेविंग करके उसको इन्वेस्ट कर दीजिए बैंक पे। तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि सबसे पहले सेविंग के लिए जो फंड है वो हम उठा के रख लें, फिर बाकी जो मेरे पास पैसा है उसको हम करें। जितना जल्दी आप सेविंग शुरू कीजिएगा उतना ज्यादा हेल्प करेगी। जितना लेट से आप सेविंग शुरू कीजिएगा उतना आपको जो है फाइनेंशियल क्राइसिस होगा। आप सपोज दैट 10 इन्फ्लेशन का देखिए 10 ईयर से कितना 16 रुपीज में जो परचेज आप कर पाते थे उसको करने के लिए 50 रुपए आपको खर्च करना पड़ेगा। नेक्स्ट डे जो है 8 इयर्स फ्रॉम नाउ 80 रुपए आपको खर्च करना पड़ेगा। ये रेट अभी इन्फ्लेशन पे चल रहा है। इसका मतलब क्या है आपको 80 रुपए कमाना पड़ेगा। जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आप आज जी रहे हैं एक साल मतलब आपका कितना 8 साल बाद वही स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लेने के लिए आपको अगर 16 रुपया भी कमा रहे हैं तो 80 रुपया आपको कमाना पड़ेगा जो इन्फ्लेशन का रेट है। तो आप सोच के देखिए कि कैसे सैलरी बढ़ता है क्या जैसे इन्फ्लेशन घट बढ़ रहा है वैसा सैलरी बढ़ता है 400 कितना बढ़ता है नहीं बढ़ता। जितना आपको 50,000 सैलरी मिल रहा है 5 साल वही मिले 8 साल वही मिले 5% 3% इतना होगा है उससे आगे नहीं होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा हमेशा बचत पे ध्यान देना होगा और इन्वेस्टमेंट पे आपको ध्यान देना होगा तभी आपका हो पाएगा अदरवाइज आपको जो है नहीं होगा। और इन्फ्लेशन हमारे लाइफ को बहुत ज्यादा ही जो है इफेक्ट करता है। आपको समझना चाहिए कि इन्फ्लेशन की वजह से ही क्या होता है कि हम लोग जो है अपने नीड जो होता है जरूरी चीज है उसको भी हम लोग फुलफिल नहीं कर पाते। हम लोग ऑब्जेक्टिव या गोल बनाते हैं कि हमको फॉर्मूला करना है बट हम लोग नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमारा जो है इन्फ्लेशन बीट नहीं कर पाता है। जो हमारा अर्निंग है वो इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पा रहा है इसलिए हम लोग अपना ऑब्जेक्टिव जो है गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग नहीं कर पा रहे हैं। अब आप लोग गोल जब आप डिसाइड करेंगे तो कैसे करेंगे रिकॉर्डिंग कीजिए अपने मोबाइल से। ठीक है 30 मिनट 30 सेकंड का रिकॉर्डिंग होना चाहिए एक सेशन का। तो शॉर्ट टर्म गोल्स मिड टर्म गोल्स और लॉन्ग टर्म गोल्स आप अपने लाइफ में गोल पहले सेट कीजिए। फाइनेंशियल सबसे पहला जो गोल सेट करना है वो क्या करना है शॉर्ट टर्म गोल आपको सेट करना है। टाइम फ्रेम जो उसका रहेगा वो 1 ईयर का रहेगा। आप एक साल में क्या करना चाहते हैं उसके लिए आपको एक गोल सेट करना है। एक साल में हम जो परचेज करना चाहते हैं मिड टर्म गोल क्या है फ्रेम 3 to 5 इयर्स। मिड टर्म गोल क्या होगा 3 से 5 साल का आपका होगा और लॉन्ग टर्म गोल क्या होगा आपका 5 इयर्स से कम होगा।
तो अपने लाइफ का जो एम्बिशन है उसको सेट कर लीजिए गोल कि हमको 1 साल के अंदर क्या क्या परचेज करना है, हमको 3 से 5 साल के अंदर क्या क्या परचेज करना है, एंड 8 इयर्स अबव के लिए जो 5 इयर्स अबव के लिए क्या हमको परचेज करना है। अगर हमको घर परचेज करना है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा, आपको ऐसा सिक्योरिटी लेना पड़ेगा जो लॉन्ग टर्म में ज्यादा फायदा आपको देता है। और अगर आपको सपोज है कि 1 साल के अंदर 4 व्हीलर आपको परचेज करना है, ऐसा आपने डिजाइन किया है, सोचा आपने गोल बनाया है, तो आपको 1 साल में जो ज्यादा रिटर्न देता है उस सिक्योरिटी में आपको इन्वेस्टमेंट करना है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि अकॉर्डिंग टू द गोल आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, अदरवाइज आपका गोल फुलफिल नहीं होगा। तो फाइनेंशियल गोल आपको डिजाइन करना पड़ेगा और हमको उसके अनुसार ही जो है इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। आप बोलते हैं कि अर्ली इन्वेस्टमेंट आप करते हैं तो ज्यादा आपको फायदा होता है, कैसे होता है? देखिए आप इन्वेस्टमेंट 5000 रुपीज पर मंथ कर रहे हैं, 15 साल में जो ये 17.60 लाख आपका हो जाता है कैलकुलेशन के थ्रू, और ये इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो होता है वो 9 लाख रुपए आपका है। 9 लाख रुपए आपका कितना हो गया? 17.60 लाख हो गया, और 20 साल में यही 30 लाख हो जाएगा। और जब 30 साल के लिए आप उसको छोड़ देते हैं तो 75 लाख होता है। ऐसा क्यों होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट क्यों होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है, तो इंटरेस्ट का इंटरेस्ट आपको मिलेगा। तो जितना लंबा आप छोड़िएगा उसको पैसे को इन्वेस्ट करके उतना ज्यादा आपको बेनिफिट उसका मिलेगा। तो हमेशा याद रखिए जब भी इन्वेस्टमेंट कीजिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कीजिए, कभी शॉर्ट टर्म के लिए कोई भी सिक्योरिटी को मत परचेज कीजिए। ये कंपाउंड इंटरेस्ट है जिसकी वजह से आपका मनी जो है मल्टीप्लाई होता है। आपको मल्टीप्लाई करना होगा मनी को, दुगुना, तिगुना, 5 गुना, 10 गुना इस तरह करके मल्टीप्लाई करना होगा, तभी आप जो है कर सकते हो, अदरवाइज आपका नहीं होगा। जो ऑब्जेक्टिव आपका है वो नहीं हो पाएगा। सपोज दैट कहीं बैंक में आप जाते हैं, बोलते हैं कि आपका जो है जो फंड है वो दुगुना हो जाए, 2 साल में दुगुना हो जाए, ऐसा करके आपको बोला है। कोई आपको बोला कि आप 1 लाख रुपए जमा कीजिए 2 साल में दुगुना हो जाएगा, मतलब कितना परसेंट इंटरेस्ट आपको ऑफर किया? 100% नहीं। एक 72 रूल है, इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा। 72 से डिवाइड कर दीजिए जितना साल वो बोला है, ठीक है? इसका मतलब 72/2 इयर्स मतलब 36% आपको इंटरेस्ट हो देगा, ठीक है? 36% आपको इंटरेस्ट वो ऑफर किया है। कभी-कभी हमारे पास कुछ फर्जी जो है स्कीम्स वाले आ जाते हैं, वो बोलते हैं 2 साल में आपका फंड दुगना कर देंगे, मतलब कितना इंटरेस्ट आपको दे रहे हैं? देने का बात कर रहे हैं 36%, जो पॉसिबल है नॉर्मल एफडी में वो पॉसिबल है क्या? नहीं। तो बैंक देती है 6.5 तक देती है मैक्सिमम। तो कोई एफडी हम करे और दुगना करने का ऐसा बात बोल रहा है, 36% वो कहां से दे? सोचने वाली बात है कि नहीं? और बहुत सारे लोग जो है इस फर्जी स्कीम्स में फंस जाते हैं, अपना सारा पैसा उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि याद रखना है कि अगर लंबा आपको बोले कि नहीं बहुत ज्यादा आपको प्रॉफिट देंगे, तो एफडी में बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं मिलता है, आपको उसके लिए इक्विटी मार्केट में जाना पड़ेगा, तभी आपको फायदा मिलेगा, वो भी गारंटीड नहीं है। या इन्वेस्टमेंट करते हैं इतना आ ही जाएगा, ये नहीं कर सकते। तो जो गारंटीड अगर कोई बोला कि गारंटी है मेरा कि हम आपको इसका इन्वेस्टमेंट जो होगा इसका गुना कर देंगे, तो 36% कोई भी ऑफर नहीं कर सकता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर ऐसा कोई बोल रहा है तो वो फर्जी स्कीम है, उसमें आपको इन्वेस्ट नहीं करता है। अब आपको क्या करना है कि डिले इन इन्वेस्टमेंट कैन बी कॉस्टली। अगर आप सोच रहे हैं कि हम जॉब करेंगे तो इन्वेस्टमेंट करेंगे, ऐसा आप सोच रहे हैं, और आपका एक फ्रेंड सोच रहा है कि नहीं मेरे पास जो पॉकेट मनी है अभी से इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो आप विश्वास कीजिए कि जो व्यक्ति सोच रहा है कि अभी से इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं, वो व्यक्ति आपसे ज्यादा जो है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस होगा, उसके पास फाइनेंस बहुत ज्यादा होगा, उसके पास अमाउंट ज्यादा होगा, उसके पास मनी ज्यादा होगा, जो सोच रहा है कि अभी से इन्वेस्टमेंट करेंगे। क्योंकि कभी भी कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करके बहुत बड़ा नहीं बन सकता है, हमेशा क्या होता है छोटा-छोटा इन्वेस्टमेंट होता है। याद रखिएगा, जब आप शुरुआत छोटा-छोटा से करिएगा तभी आपके पास बहुत पैसा जमा होगा। कभी भी आप सोचिए एक मुश्त सम जमा कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। आगे हम आपको डिस्कस करेंगे कि कैसे आपका होगा। फॉर 20 ईयर इन्वेस्टमेंट पर मंथ 2546 2546 रुपया 20 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, और आपका जो एक्सपेक्टेड रिटर्न 8% पर एनम है, तो आप क्या करेंगे, इसके वजह से आपको जो है इतना आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 20 साल में 15 लाख रुपया हो जाएगा, ठीक है? अब जब आप जो है कितना 3474 रुपया आप इन्वेस्टमेंट करते हैं 20 साल के लिए, तो आपको जो है 20 साल में 17 साल आप जब जमा करते हैं 17 ईयर्स 17 साल जब आप जमा करते हैं तो क्या होगा कि आपको रिटर्न 15 लाख मिलेगा।
इसी तरह जब आप 4,335 रुपया करते हैं जमा फॉर 15 ईयर्स, तब आपका 15 लाख रुपया होगा 8% की दर से। और जितना लेट आप कीजिएगा उतना ज्यादा अमाउंट आपको जमा करना होगा, ठीक है। जो अमाउंट आप 2,546 रुपया में अभी से शुरू कीजिएगा, 20 साल बाद आपको जितना अमाउंट होगा उसको जमा करने के लिए जब आज से जो है डिले 15 साल कीजिएगा, तब जमा करने के लिए 17,869 रुपीज आपको ज्यादा देना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, सीधी सी बात है कि जो इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं, जैसे जैसे मेरा दिन गुजर रहा है वो कॉस्टली होते हैं। तो जितना जल्दी आप शुरू कीजिएगा, अभी आप कम पैसा से इन्वेस्टमेंट शुरू कीजिएगा तो कंपैरेटिवली ज्यादा जल्दी अचीव कीजिएगा जो ऑब्जेक्टिव आपका है। तो हमेशा क्या कीजिए, जो भी अभी अमाउंट आपके पास हो उसको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्टमेंट करना सीखिए। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन लीजिए और इन्वेस्टमेंट शुरू कीजिए। जब तक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट आप नहीं सीखिएगा तब तक आप नहीं जान पाइएगा। कभी भी जो एसेट क्लास है, डिफरेंट एसेट क्लास है, कभी भी एक जगह पे इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। इक्विटी मार्केट में कीजिए, फिक्स्ड डिपॉजिट कीजिए, प्रॉपर्टी कीजिए, गोल्ड कीजिए, सभी जगह पे डाइवर्सिफाई कर लीजिए। अगर एक जगह पे आप करते हो मार्केट डाउन हो जाता है तो आपका पैसा पूरा डूब जाएगा। सपोज दैट इक्विटी मार्केट में आप किए, डाउन हो गया मार्केट, आपका 60% डूब जाएगा। तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि नेवर लॉस योर कैपिटल। फाइनेंस का वेरी गुड है, नेवर लॉस योर कैपिटल। और दूसरा क्या है, नेवर फॉरगेट द फर्स्ट रूल। एक बात रूल है कि कैपिटल आपको लॉस नहीं करना। कैपिटल आपके हाथ से चला गया तो कंगाल बन जाएगा। तो हमेशा याद रखिए कि कैपिटल को डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्टमेंट करें। 1 लाख रुपया है तो हम सिर्फ इक्विटी भी नहीं करें, चारों जगह में 25-25 हजार या अकॉर्डिंग टू आपका प्रोफाइल, जैसा आपका रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, जैसा आपका फैमिली बैकग्राउंड है, जैसा आपका इनकम सोर्स है, उसके आधार पर आप डिजाइन कीजिए और उसको इन्वेस्टमेंट सभी जगह पे कीजिए जहां पे आपको लगे कि आपका प्रोफाइल जैसा होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू आपका रिक्वायरमेंट वैसा कीजिए। इक्विटी में आप कर सकते हैं, डायरेक्ट इक्विटी में, इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, गोल्ड में कर सकते हैं, फिजिकल गोल्ड में गोल्ड ETF फंड होता है, नाम सुने आप लोग गोल्ड ETF का, गोल्ड म्यूचुअल फंड्स होते हैं, वहां पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फिक्स्ड इनकम में PPF होता है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, नाम सुने, इन्वेस्टमेंट किए, और बाकी लोग सभी लोग कीजिए उसमें इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड डिपॉजिट है, स्मॉल सेविंग इन्वेस्टमेंट बहुत सारा है जहां पे आप कर सकते हैं, डेट म्यूचुअल फंड है वहां भी आप कर सकते हैं, टैक्स फ्री बॉन्ड्स है बहुत सारा वहां पे कर सकते हैं, रियल एस्टेट में भी कर सकते हैं। पहले होता था कि रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट लगता था, बहुत ज्यादा पैसा आपको लगता है, लेकिन अभी आप रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। रीच में भी अभी एक नया आया है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 3 चीजों को आपको नहीं भूलना चाहिए इन्वेस्टमेंट में। पहला चीज क्या है, सेफ्टी, लिक्विडिटी और रिटर्न। सेफ्टी मतलब क्या हो गया, पैसा ऐसे जगह पर मत लगाइए जहां डूब जाए। दूसरा, लिक्विडिटी होना चाहिए, पैसा ऐसे जगह पर लगाइए जब जरूरत पड़े तो आपका रिटर्न हो। तीसरा, आपको बेहतर रिटर्न मिले जो बीट कर सके इन्फ्लेशन को, तभी जाकर आपको जो है मिल पाएगा बेहतर रिटर्न, अदरवाइज आपको नहीं मिलेगा। अब जो है फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी कहां पे हम लोग कर सकते हैं इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। अभी बहुत शॉर्ट में थोड़ा बता रहे हैं आपको, टाइम कम है आपके पास, इनके बारे में बात करेंगे। तो पहला चीज जो है कि आपको फाइनेंशियल गोल को करना है कि कहां पे हम इन्वेस्टमेंट करें। बहुत सारा एवेन्यूज है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बहुत सारा एवेन्यूज। कैश में है, इक्विटी में स्टार्टअप फंडिंग है, इंडेक्स फंड है, ETF है, इक्विटी म्यूचुअल फंड है, स्टॉक्स है, ये सभी जो है इक्विटी मार्केट का है। फिक्स्ड इनकम में एंडोमेंट पॉलिसी है, डेब्ट म्यूचुअल फंड है, डिबेंचर है, EPF है, PPF, NSE बॉन्ड, पोस्ट ऑफिस प्रोडक्ट, रिकरिंग डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट, ये फिक्स्ड इनकम होगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेब्ट मार्केट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, डेब्ट फंड। डेब्ट फंड मतलब क्या होगा, फिक्स्ड रिटर्न आपको आता है, और इक्विटी फंड क्या होता है, जहां फिक्स नहीं आता है। डेब्ट फंड से आपको इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है, और इक्विटी फंड में क्या मिलता है, आपको डिविडेंड मिलता है। हमेशा याद रखिए, इक्विटी से क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है। तो यहाँ पे रियल एस्टेट में देखिए, रीच, कमर्शियल प्रॉपर्टी, बंगलो, प्लॉट, फ्लैट, ये भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस सभी चीजों पे आप जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और कमोडिटी मार्केट में आप डिफरेंट कमोडिटी है जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लीजिए, ठीक है। अब आपको जो रिटर्न जो पोटेंशियल है सबसे ज्यादा किसमें है, सबसे ज्यादा पोटेंशियल जो इक्विटी में है, लेकिन यहाँ वोलेटिलिटी हाई है। वोलेटिलिटी मतलब क्या है, रिस्क फैक्टर, मार्केट डाउन अप होने का बहुत ज्यादा चांसेस है। तो जब भी इक्विटी मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट कीजिए तो समझदारी के साथ, विदाउट नॉलेज आप इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। उससे बेहतर ऑप्शन है कि आप म्यूचुअल फंड में करें।
म्यूचुअल फंड में भी दो तरह का हो सकता है, एसआईपी में भी आप कर सकते हैं, लंप सम अकाउंट में भी आप कर सकते हैं। तो आप में से जो चाहे कर सकते हैं, जिनको इक्विटी का नॉलेज है वो लोग कर सकते हैं, नहीं है उनको नॉलेज गेन करना है, क्योंकि ज्यादा रिटर्न आपको कहां मिलेगा, इक्विटी से ही मिल सकेगा। तो इक्विटी मार्केट में थोड़ा थोड़ा करके पैसा लगाइए, अभी शुरुआत कीजिए, धीरे धीरे करके जो है बढ़ाते चले जाइए, जैसे आपको आइडिया होता जाएगा। अब फिक्स इनकम का भी जो है रियल एस्टेट कमोडिटी में भी, कमोडिटी में थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज आपको चाहिए, तो वहां के लिए बाकी कैश में तो आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए है नहीं कुछ। स्मॉल सेविंग स्कीम्स है, देखिए पब्लिक प्रोविडेंट फंड, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, सुकन्या समृद्धि स्कीम, ये बहुत सारे स्कीम्स हैं जहां पे आप कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस स्कीम है, कंपनी फिक्स डिपॉजिट है, वहां भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट रेवेन्यू है वो क्या, म्यूचुअल फंड का आपका है, ठीक है। म्यूचुअल फंड हम लोग डिटेल से पूरा सेशन हम लोग करेंगे इसमें, लेकिन एक बेसिक नॉलेज आपको होना जाना चाहिए। प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट मैनेजर होता है, म्यूचुअल फंड में फायदा क्या है, इक्विटी और म्यूचुअल फंड दोनों में क्या डिफरेंस है बोलिए। इक्विटी मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट करना है, म्यूचुअल फंड में करना है। सर इक्विटी में रिस्क ज्यादा होता है, हाँ। और म्यूचुअल फंड में कम इसलिए होता है क्योंकि म्यूचुअल फंड एक ऐसा ब्रोकर है जो अलग-अलग कंपनी में इन्वेस्ट करती है। ठीक तो है। अगर एक कंपनी डूबती है तो सारी कंपनी जरूरी नहीं कि डूबे। तो हाँ देखिए होता क्या है, हम लोग क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड और इक्विटी मार्केट में डिफरेंस क्या है, इक्विटी हम लोग डायरेक्ट इक्विटी में लगाते हैं, किसी भी कंपनी का शेयर में हम लोग डायरेक्ट ट्रेडिंग करते हैं, तो उसमें रिस्क ज्यादा इसलिए कि हमारे पास एक लिमिटेड है, टाइम भी हमारे पास लिमिटेड है, इंफॉर्मेशन भी हमारे पास लिमिटेड है, हम उसके एक्सपर्टाइज नहीं है। तो हम लोग जैसे लोगों के लिए क्या है, जिसके पास टाइम नहीं है, एक्सपर्टाइज नहीं है, वो लोग क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड में लगाते हैं। म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर रहेगा, वो फंड मैनेजर हमारे फंड को मैनेज करेगा और जो रिटर्न आएगा उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जिसको हम लोग नेट एसेट वैल्यू बोलते हैं। नेट के थ्रू हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि इसका जो है कितना ग्रोथ हो रहा है, तो कितना यूनिट हमको मिलेगा, ये डिपेंड करता है कितना आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसमें रेट क्या है, उसके आधार पर डिसाइड होगा कि आपको कितना यूनिट मिलेगा। होता क्या है, दो तरह का कर सकते हैं, लंप सम आप कर सकते हैं, एक पोस्ट आप 1 लाख रुपए जमा करते हैं म्यूचुअल फंड में। दूसरा तरीका क्या है, एसआईपी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो एसआईपी आप कैसे करेंगे, मंथली वाइज, मिनिमम 500 रुपीस आपको सबमिट करना है और धीरे धीरे करके आप चाहे तो बढ़ा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन मिनिमम 500 आपको पर मंथ जमा करना है, वो जो है आपका लगेगा। तो दोनों में से कौन फायदेमंद होगा, आपके लिए से कौन फायदेमंद होगा, लंप सम करें या फिर एसआईपी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, क्यों फायदेमंद होगा, क्यों फायदेमंद होगा वो, बोलिए। सर पीछे का स्लाइड ये आप सर जहाँ इन्वेस्टमेंट के टैक्स के अलग-अलग डिटेल था वहाँ पे या नहीं था, और पीछे 2-3 स्लाइड पीछे और पीछे ये जो हम लोग अभी बात कर रहे हैं फिजिकल वर्ल्ड नहीं सर, में, और पीछे और ये तो आप भैया म्यूचुअल फंड है, इससे पहले इससे बाहर ये नहीं इससे पहले हाँ सर, वही चीज देखिए, शुरू से देखो बीपीएफ में 7.10 अभी है, ठीक है, जो आपको देना है, ये जो है टैक्स से एग्जेम्प्टेड है, यहाँ पे 500 जो है मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, मैक्सिमम 1.5 लाख तक आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट क्या सर टैक्स का क्या इसमें टैक्स एग्जेम्प्टेड है, इंटरेस्ट जो अर्न होगा उसमें टैक्स एग्जेम्प्ट होगा, मैच्योरिटी में भी टैक्स एग्जेम्प्ट होगा, ठीक है, और टैक्स बेनिफिट भी आपको मिलता है 1.5 लाख, ये 1.5 लाख तक आप करते हैं तो वो टैक्स एग्जेम्प्टेड आपका होगा, टैक्स बेनिफिट मिलेगा सेक्शन 80C के तहत। दूसरा एनएससी जिसको बोलते हैं नेशनल सेविंग स्कीम 6.80 है, 5 इयर्स के लिए होता है, ये सेक्शन 80C के तहत आपको फायदा मिलेगा, टैक्स बेनिफिट, मिनिमम इन्वेस्टमेंट 100 है और मैक्सिमम जो है इसका कोई इन्वेस्टमेंट का लिमिट नहीं है, टैक्सेबल है, टैक्स एग्जेम्प्ट है, जो मैच्योरिटी होगा उसमें इंटरेस्ट जो अर्न होगा उसमें आपका टैक्स लगेगा। सुकन्या समृद्धि का है, सेक्शन 80C के तहत इसमें फायदा है, आप 7.60 आपको मिल रहा है इसमें इंटरेस्ट, 21 साल के लिए मैक्सिमम आप कर सकते हैं, 1.5 लाख आपको जो है मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है, टैक्स एग्जेम्प्टेड है, टैक्स एग्जेम्प्टेड है। सर ये सब रिस्क नहीं है, इतना फिक्स नहीं। हाँ रिस्क नहीं है इसमें, कोई रिस्क नहीं है, सर इसमें मिनिमम कितना है, 250 250 है मिनिमम इन्वेस्टमेंट, हाँ कर सकते हैं, हाँ बच्चों के लिए
ठीक है। देन फिक्स्ड डिपॉजिट तो आप जानते हैं पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट है। हम लोग के लिए कौन सा सही है सर? आप लोग के लिए सबसे पहले तो पीपीएफ सर को सजेस्ट करें, पब्लिक प्रोविडेंट फंड आप कलेक्ट करवाइए, वो जरूरी है। एक तो आपको सोशल सिक्योरिटी स्कीम लेना चाहिए, दूसरा क्या है ट्राई कीजिए कि एसआईपी करें, तो बेहतर एसआईपी करें कहीं पर जहां पे आपको ज्यादा रिटर्न मिल रहा है उसको अपने सर्च कीजिए। अभी तो प्रोग्राम के दौरान हम नहीं बता सकते किसमें करना है, लेकिन आपको सर्च करना है, सर्च करके जो आपको लगे कि आपके प्रोफाइल के अनुसार बेहतर है वहां पे आप करें, ठीक है। जैसे देखिए आगे आप बताएंगे हम म्यूचुअल फंड के बारे में कि कैसे जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है, तो वहां आपको बहुत सारे क्लियर होगा, बहुत सारी चीजों को आप समझ पाएंगे। तो प्रोसेस एंड प्रीरिक्विजिट इन्वेस्ट इन सिक्योरिटी मार्केट, तो सिक्योरिटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रीरिक्विजिट क्या है, कैसे आप जो है इन्वेस्टमेंट करेंगे। रिकॉर्डिंग कर रहे हैं मोबाइल से, ये हमको आता नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि हमको पता ही नहीं कि कैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो इसको आपको सीखना चाहिए। दूसरा सबसे प्रॉब्लम क्या है, प्रिकॉशन क्या लेंगे जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो क्या प्रिकॉशन आप लोगों को लेना चाहिए। तो इन ऑर्डर टू पार्टिसिपेट इन सिक्योरिटी मार्केट हमको सबसे पहले चीज जो करना होगा एक बैंक अकाउंट हमारा होना चाहिए, सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट जो भी है, और उसके बाद जो आपको करना होगा उसके बाद आपको जो खुलवाना होगा वो ट्रेडिंग अकाउंट विद ब्रोकर, ट्रेडिंग अकाउंट हमको ओपन करवाना पड़ेगा। देन डिबेट अकाउंट विद द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास सब जो है डिबेट अकाउंट खुलवाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट किसी ब्रोकर के पास खुलवाएंगे। किस ब्रोकर के पास खुलवाएंगे? जो सेबी द्वारा रजिस्टर्ड है। लेकिन हम लोग जाने कैसे कि सेबी रजिस्टर्ड कौन है, तो सेबी की वेबसाइट पे जाइए, वहां पे देखिए कौन सा ब्रोकर है जो रजिस्टर्ड है, उसका सारा डिटेल सेबी की वेबसाइट पे दिया हुआ है, आप घर जाके देख लीजिएगा, वहां पे आपको मिल जाएगा। दूसरा क्या ट्रेडिंग अकाउंट जो है हम लोग खुलवा लेंगे, दूसरा डीमेट अकाउंट हम लोग खुलवाना है। डीमेट मतलब क्या होगा? डीमेटेरियलाइज मतलब हाँ, पहले फिजिकल फॉर्म में रहता था, अब क्या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आ गया, तो उसको हम लोग डीमेटेरियलाइज बोलते हैं। तो डीमेट अकाउंट क्यों खोलते हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है? ट्रेडिंग अकाउंट क्या है मतलब क्या होगा, तो फिर डीमेट अकाउंट में क्या रिक्वायरमेंट है? सर शेयर से हम लोग रखते हैं, डीजी लोकर जैसे आप कह रहे हैं, डीजी लोकर है ना, कोई भी लोकर क्या होता है वहां पे आप लोग रखते हैं, तो आप शेयर परचेज किए तो रखेंगे कहां? ट्रेड तो आप कर लिए, लेकिन डिपॉजिटरी है, तो दो डिपॉजिटरी है जहां पे आप करते हैं, आगे हम लोग देखेंगे उसको एनएसडीएल सीएसडीएल, तो वहां पे दोनों में आपको जो है दोनों में से किसी एक में जो है आप डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। वहां पे आपको जो शेयर आप परचेज करें, जो सिक्योरिटी शेयर नहीं सिक्योरिटी जो भी सिक्योरिटीज है वो वहां पे आपका रहेगा, उसका पूरा डाटा वहां पे रहता है। और ट्रेडिंग अकाउंट इसलिए कि हम लोग विदाउट ट्रेडिंग अकाउंट कोई चीज परचेज या सेल नहीं कर सकते, तो आपको ये अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। इसके लिए आपको जो है केवाईसी करना पड़ेगा। केवाईसी करने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस, ईमेल आईडी एंड कांटेक्ट नंबर। इसमें जब भी आप दें तो याद रखिएगा कि अपना ईमेल आईडी दें। जब भी आप करवाएं, सेबी अकाउंट खुलवाएं, डिमेट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट करवाना है with SEBI registered stock broker, trading member, PM to buy sell securities and debit with the SEBI registered depository। यहाँ पे आपको खरीदना है। यहाँ परचेज करने के बाद क्या करेंगे आप? इसके लिए आपको केवाईसी करना पड़ेगा। जो फॉर्म करना पड़ेगा उसमें फिजिकल केवाईसी का भी ऑप्शन है, केवाईसी का भी। अभी आप मोबाइल से सारा काम कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि आपको ब्रोकर के ये ऑफिस में जाना है। अभी आप सीधे यहाँ से ऑनलाइन आप जो है आप मोबाइल से भी सारा काम कर सकते हैं। तो अभी बहुत अच्छा जो है ये केवाईसी जिसको हम लोग बोलते हैं ऑनलाइन केवाईसी होता है, वहां पे सारा डिटेल आप दीजिए, आपका हो जाएगा। तो घर बैठे भी आप जो है ओपन करवा सकते हैं ये अकाउंट। इसमें आपको एक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है जो आपको भरना पड़ेगा, और बाकी जो आपको जो केवाईसी जनरल लगता है, आपको पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए, आपके पास जो है आईडी प्रूफ होना चाहिए, वो दोनों आप दे दीजिए, और आधार कार्ड है तो बेहतर है, आप वो भी दे सकते हैं। दे के आप ओपन करेंगे। ईमेल और जो आपका मोबाइल नंबर वो अपना होना चाहिए। जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें तो एक हमेशा ध्यान दीजिए कि ईमेल आपका होना चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए? आधार नंबर आपका होना चाहिए। ये ईमेल और मोबाइल नंबर दो चीज आपका अपना होना चाहिए। कभी किसी दूसरे का जो है शेयर मत कीजिए, नहीं तो पता चलेगा बाद में आपको बहुत दिक्कत होगा। तीसरा जो इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखना है, नॉमिनी देना है। नॉमिनी क्यों देना जरूरी है? कुछ भी हो सकता है, नॉमिनी कुछ हो गया तो क्या होगा? उसका ऑनर कौन होगा? उस फंड का ऑनर कौन होगा?
अब तो 31 दिसंबर के बाद आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा अगर आप नॉमिनी नहीं दे रहे। अब किसी का चल रहा है और आपने नॉमिनी नहीं दिया तो आपका ब्लॉक हो जाएगा। अभी जो ये प्रोग्राम हो रहा है कैसे हो रहा है पता है? ये प्रोग्राम के पीछे का रीजन क्या है? ये फंड कहां से आया? ये प्रोग्राम हो रहा है एनआरसी करवा रही कहां से करवा रही? एक्सिस बैंक का सीएसआर फंड है। दूसरा फंड क्या है पता है? आईपीवीएफ फंड है, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन जो एजुकेशन फंड, आईपीवीएफ। ये फंड क्या है पता है आप लोगों को? क्या फंड है? जो लोग नॉमिनी नहीं देते हैं उनका पैसा 10 साल 15 साल 20 साल तक ऐसे पड़ा रहता है। 15 साल के बाद कोई मालिक जब नहीं मिलता है तो सरकार क्या करती है? वो सारा फंड को आईपीवीएफ में डाल देती है कि अब हम लोग जो है इस फंड का यूज करेंगे पढ़ाने में। तो ऐसा करोड़ों फंड पड़ा हुआ है भारत सरकार के पास। अब सोच के देखिए कितने लोगों का पैसा डूबा हुआ है विदाउट नॉमिनी के लिए। अब किसी का नॉमिनी नहीं है तो क्या हुआ? कोई बता के नहीं जाता है। कभी होता है कि हम लोग फंड में इन्वेस्टमेंट कर दिया, किसी को बताया नहीं तो क्या हमारे बाकी लोगों को पता नहीं चलता वो फंड पड़ा हुआ है, बढ़ रहा है, ग्रो हो रहा है। वो फंड क्या होता है? वो बाद में 15 साल 20 साल जब दूसरा कोई नहीं आता है देने वाला तो गवर्नमेंट उसको लाके आईपीएफ में डालती है। वही आईपीएफ के थ्रू आपको अवेयरनेस बताने के लिए कि नॉमिनी डालिए। ये फंड जो है इन्वेस्टमेंट होता है। तो हमेशा क्या कीजिए जब भी इन्वेस्टमेंट कीजिए तो नॉमिनी डालिए। बिल क्या होता है? बिल समझते क्या होता है? बिल ये समझते नहीं, इच्छा नहीं होता। इच्छा ही होता है लेकिन वो दूसरे तरह की इच्छा कि बिल मतलब होता है क्या कि आप जो है अगर किसी तरह का प्रॉब्लम है तो आपका उत्तराधिकार कौन होगा। इंडिया में बहुत कम प्रचलन है, लोग नहीं जानते बिल, लेकिन फॉरेन में सभी लोग बिल बनाते हैं। वो एक नॉर्मल पेपर में मदर पेरेंट्स जो है मम्मी पापा जो है वो क्या करेंगे? लिख देंगे वहां पे कि मेरे बाद मेरे प्रॉपर्टी का जो मिलेगा उत्तराधिकार वो किसको मिलेगा। वो लिख के साइन देगा, साइन करेगा। इसके पीछे का रीजन पता है क्या? क्या कारण है कि ऐसा होता है? उत्तराधिकार तय नहीं होगा। नहीं, कोई सेवा करे चाहे नहीं करे उत्तराधिकार तय नहीं कर पाता। आप एक बात सोच के देखिए कि आपके मम्मी पापा से किसी को ज्यादा पता होगा कि आप उनके बच्चे हैं? किसी को नहीं पता है। आप बोल रहे हैं कि एसडीएम लिख के देगा तब हम मानेंगे। एसडीएम क्यों लिखेगा कि किसका बच्चा है? वो लिखेगा क्यों? आपको बताइए। जज क्यों लिखेगा कि ये किसका बच्चा है? लिख पाएगा वो? कभी प्रूव कर पाएगा? सपोज दैट मैंने लिख दिया कि मेरे 2 ही बच्चे हैं तो हमको पता है कि मेरा 2 ही बच्चा है। अगर एसडीएम लिखा कि इनके 2 ही बच्चे हैं, पता चला कि 10 साल 20 साल बाद एक बच्चा हो रहा है, अब भी हमारे पापा भी बोलते एसडीएम क्या करेगा? हंस गया एसडीएम? हंसेगा नहीं, वो प्रूफ कर दिया कि हमने उसके बच्चे हैं। तो ऐसे कंडीशन में क्या हुआ? एसडीएम फंस जाएगा। वो एसडीएम वो जो है जज लिखने के लिए तैयार भी होता है कि ये इसका उत्तराधिकार ये है। वो 20 साल 30 साल तक से केस को लेके जाता है कि 20 साल तक कोई आया वेट करते रहता है और छोड़ के भी चल जाएगा, लिखेगा नहीं। वो झगड़ा खत्म ही नहीं होता। इसका एक ही मात्र समाधान क्या है पता है? कि मम्मी और पापा दोनों लिख दे, व्हाइट पेज में लिखिए कि अपने बच्चों के लिए कि ये हमारे बच्चे हैं, मेरे बाप मेरा उत्तराधिकार के लिए दोनों से। और उस व्हाइट पेज में अगर लिख के साइन कर दे तो उसको दुनिया का कोई कोर्ट काट नहीं सकता, कोई भी एसडीएम कोई जज कोई भी नहीं काट सकता अगर सिर्फ व्हाइट पेज में लिख के रख दे। तो इसलिए बिल बनाना चाहिए सभी लोगों को ताकि आपके बच्चे जो है कल के डेट में उत्तराधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए वोट देना चाहिए। तो हमेशा क्या कीजिए जब प्रॉपर्टी अर्न कीजिए तो अपने बच्चों के लिए बिल बना के दीजिए, सभी के लिए। आपके भी बच्चे हो तो आप बिल बना के दीजिए, नहीं तो आपके बच्चे लड़ते रहेंगे कि किसको कितना प्रॉपर्टी मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, वो लड़ाई खत्म नहीं होगी। तो हमेशा ये काम करना चाहिए, ये हम लोग के लिए बहुत फायदेमंद होता है। अब जब आप डीमेट अकाउंट खोलेंगे तो क्या करेंगे? सारा चीज जो है आपका मैंडेटरी डॉक्यूमेंट, ये वॉलंटरी डॉक्यूमेंट, ये सारा चीज आपको जमा करना। आपके से कितने लोगों के पास डीमेट अकाउंट है? और आपके लोगों के पास डीमेट नहीं है? ट्रेडिंग अकाउंट डीमेट ट्रेडिंग नहीं करते बाकी सभी लोग खुलवाइए, सबसे पहले खुलवाइए सभी लोग, ठीक है? खुलवा के ट्रेडिंग शुरू कीजिए। जनरली कोई बात नहीं, 5 रुपए का भी शेयर कर सकते हैं, 1 रुपया का भी कर सकते हैं, 50 पैसा का भी कर सकते हैं।
तो अभी से सीखिएगा तभी हो पाएगा, डरिएगा तो कभी नहीं हो पाएगा। सभी लोग डीमैट अकाउंट खुलवाइए तभी आपका हो पाएगा, अदरवाइज नहीं सीख पाइएगा। ई-केवाईसी है, आसान तरीका है, ई-केवाईसी से हो जाएगा आप सभी का। सर डीमैट अकाउंट बहुत सारे लोग बोलते हैं कहां से बात सही है, जो सेबी रजिस्टर्ड है सर वो भी बहुत सारे हैं। तो आप उसमें देखिए कि पहला तो देखिए सेबी रजिस्टर्ड है, दूसरा चीज देखिए कि इसमें जो है सर्विस चार्जेस कम लगता है। डिफरेंट चार्जेस को स्टडी कीजिए, किसमें ज्यादा चार्ज लगता है। सही से सिक्योरिटी का कोई दिक्कत नहीं है ना, वैसे भी रजिस्टर्ड हुआ कोई दिक्कत नहीं। जैसे एक बहुत पुराना सा सेट था वहां पे भी होता और करवा सकते हैं, सेबी जो भी रजिस्टर्ड है वो हम करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। खाली कॉस्ट का देख लीजिए कितना चार्ज होगा, काटने को एडेंट चार्ज होगा, बस वो देखिए कहीं भी ओपन करवाइए, जो आपको लगे सुटेबल वहां पे आप जो है करवाइए। अब आप जब खुलवाएंगे कोई भी अकाउंट खुलवाएंगे तो केवाईसी करेंगे तो एक डॉक्यूमेंट आपको मिलता है, ठीक है। तो जो केवाईसी केयरफुली बिफोर साइनिंग, केवाईसी का जो डॉक्यूमेंट है उसको पढ़िए, और जब भी पढ़ने के बाद क्या करें, जब भी आपको लगे कि कहीं आपको ये चीज सूट नहीं कर रहा है, ठीक है, या फिर ये आपके लिए नहीं जरूरी है, ठीक है, तो उसको कट करना। बहुत बार हम क्या करते हैं, ब्लैंक छोड़ देते हैं, वो किसी भी फॉर्म में ब्लैंक मत छोड़िए, जहां पे आपको नहीं सूट कर रहा है, ये ऑप्शन नहीं है मेरे लिए, वहां पे कट करना। बहुत लोग ऐसे करते हैं कि छोड़ देते हैं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट बात कीजिए, जितने भी इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज है उस इन्वेस्टमेंट एवेन्यू में सेम ईमेल आईडी दीजिए, सेम आप जो है मोबाइल नंबर दीजिए। बहुत बार होता है कि सेबी पे कंप्लेंट जाता है, जाने के बाद जो है वहां पे ऑब्जर्व नहीं हो पाता कि आपका सिक्योरिटीज कहां पे इन्वेस्टेड है। जब तक सेबी ये अश्योर नहीं हो पाता है कि आपका कहां इन्वेस्टमेंट है, तब तक वो कोई एक्शन लेती नहीं है। तो जब आपका इन्फॉर्म रहेगा तो आपके मेल आईडी से या फिर आपके फोन नंबर से या फिर आपके पैन कार्ड से वो आइडेंटिफाई करेगी, कि कंफर्म करेगी कि हाँ ये वास्तव में इसका सेविंग है या इसका इन्वेस्टमेंट है। तो इसलिए हमेशा इन्फॉर्मेटिव रखिए जो है सभी चीजों में, मोबाइल और ईमेल आईडी, और वो कॉन्फिडेंशियल रखिए, किसी को वो दीजिए मत, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान में रखना है। तीसरा चीज जो करना है, पावर ऑफ अटॉर्नी किसी को नहीं देना, हमें पावर ऑफ अटॉर्नी देते हैं वो चीज आपको नहीं देना, कभी भी उसमें साइन नहीं करना आपको। और जो भी साइन करे डॉक्यूमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट साइन करे उसका एक कॉपी अपने पास रखें। अभी आपको दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस समय दिक्कत होगा उस समय समझ में आएगा इसका क्या इम्पोर्टेंस है। तो जो भी कॉपी आप साइन करते हैं उसका एक कॉपी अपने पास जरूर से जरूर रखें, क्योंकि जब सेबी में आप कंप्लेन करते हैं तो आपके पास अगर डॉक्यूमेंट है तो सही फैसला आप डिसीजन ले पाएंगे क्या करना है क्या नहीं, और नहीं डॉक्यूमेंट है तो आप पूरे अधीन हो जाते हैं उसके ब्रोकर के। ब्रोकर जो चाहेगा वैसा जो आपको घुमाएगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि ये कॉपी आपको रखना है। सेबी जो रेगुलेटर है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का नाम सुना होगा आपको, सभी लोग सुने। सेबी रेगुलेटर है, सिक्योरिटी अपडेट ट्रिब्यूनल सेट है, जो सभी चीजों को देखती है, जितनी भी चीज है सिक्योरिटी मार्केट से रिलेटेड, जितनी भी चीज है सबका टैक्स बॉडी कौन है, सेबी है। तो अगर पैसा आपका कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया और ठगे गए, सपोज दैट आपको लगा कि इन्वेस्टमेंट किया वो चीज आपको मिला नहीं, तो किसके पास कंप्लेंट कीजिएगा? पुलिस के पास? कुछ नहीं होगा, एफआईआर दर्ज होगा, पड़ा रहेगा। कहां पे कंप्लेंट करना है? फाइनेंस से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। कैसे करना है वो भी आपको बताएंगे हम आगे। अब बहुत बड़ा चीज है, 3 आईज ऑफ सिक्योरिटी मार्केट, इशूअर, इंटरमीडियरी, इन्वेस्टर। 3 इंपॉर्टेंट चीज होता है। पहला क्या है? इशूअर है, दूसरा क्या इंटरमीडियरी है, और तीसरा इन्वेस्टर। इससे 3 ऐसे सिक्योरिटी मार्केट पूरा बना हुआ रहता है। पहला क्या एंटिटी है? कंपनीज है, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, म्युनिसिपैलिटी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक, पब्लिक सेक्टर कंपनी, म्यूचुअल फंड। ये आपका क्या हो गया? इशूअर हो गया, सिक्योरिटी जो इशू करता है। दूसरा क्या है? एंटिटी जो कनेक्टेड इन्वेस्टर्स विद इशूअर्स। अब जो ब्रोकर है क्या काम है उसका, कि जो कस्टमर है, कंज्यूमर जो है, और जो इशूअर है, दोनों को बीच जोड़ने का काम करता है। तो जो फैसिलिटेट करता है इन्वेस्टमेंट को वो कौन है? वो आपका इंटरमीडियरीज है। स्टॉक एक्सचेंज, मर्चेंट बैंकर, अंडरराइटर्स, स्टॉक ब्रोकर्स, ऑथराइज्ड पर्सन, डिपॉजिटरी, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, रजिस्टर्ड ट्रांसफर एजेंट, क्रेडिटर एजेंसीज, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, रिसर्च एनालिस्ट, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, पोर्टफोलियो मैनेजर्स। ये सभी क्या ब्रोकर के रूप में काम करते हैं, इंटरमीडियरीज के रूप में। हमेशा याद रखिए, इंटरमीडियरीज में जाते हैं, इन्वेस्टर हो गए आप मतलब कौन? रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर। आप लोग जैसे इन्वेस्टमेंट आपका कार्य क्या है?
रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। जो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है बट वो इन्वेस्ट कर रहा है बड़ा मनी, हैप्पी मनी, करोड़ों में, ठीक है। और क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, अब कोई एसेट मैनेजमेंट कंपनी परचेज कर रही है, सपोज कोई एक जो है म्यूचुअल फंड हाउस वो परचेज कर रही है कोई इक्विटी को, तो उस तरह का जो बायर होता है उसको क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर बोलते हैं, वो एक एंकर होता है इंडिविजुअल बायर होता है, ठीक है। तो इतना चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, इसको धीरे धीरे करके हम लोग आगे बढ़ेंगे, समझेंगे कि कौन क्या होता है। जो मर्चेंट बैंकर का क्या काम है? मर्चेंट बैंकर नाम सुने होंगे, जब आपका कंपनी है, ठीक है, ये जो प्राइवेट रोल है इंस्टीट्यूशनल पब्लिक ऑफरिंग, आईपीओ समझते हैं? आपका कंपनी आपको आईपीओ जारी कर रहा है, किसके पास है? मर्चेंट बैंकर, ठीक है। मर्चेंट बैंकर क्या करेगा? एडवाइस द प्रोमोटर एंटिटी ड्यूरिंग रेजिंग ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस रेज करने के लिए वो मदद करेगा आपको। आपका कंपनी आपको आईपीओ जारी कर रहा है, किसके पास जाएगा? मर्चेंट बैंकर, वो एडवाइस करेगा आपको सारा कुछ। और जो है आईपीओ, डिबेंचर, आईपीओ जो भी आपको जारी करना है वो प्रोमोटर्स जो भी नीड है वो फुलफिल करेगा, सारा जो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सारा मर्चेंट बैंकर करेगा। मैनेज द एंटायर इश्यू प्रोसेस until the securities are issued and listed on stock exchange, तब तक आपको सपोर्ट करता है जब तक कि आपका यूएस नहीं हो जाता है, ठीक है। तो कंडक्ट ड्यू डिलिजेंस और स्टेटमेंट मेड इन प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस होता है, समझते हैं प्रोस्पेक्टस क्या होता है? जैसे आईपीओ जारी होता है उसका एक प्रोस्पेक्टस होता है, तो वो भी डिजाइन कौन करेगा? मर्चेंट बैंकर करेगा, यानी कि मर्चेंट बैंकर बहुत बड़ा रोल करता है कोई भी जो आईपीओ आता है तो हमेशा याद रखिएगा। दूसरा क्या? अंडरराइटर्स, ये क्या है? प्राइमरी मार्केट स्पेशलिस्ट हु प्रॉमिस टू पिक अप दैट पोर्शन ऑफ एन ऑफर सिक्योरिटीज मे नॉट बी बॉट सब्सक्राइब बाय इन्वेस्टर। सपोज एक हमने आईपीओ जारी किया, सारा मेरा सब्सक्राइब नहीं हो रहा है, कौन लेगा? हम तो घाटा में चले जाएंगे, तो कौन लेगा उसको? अंडरराइटर। वो प्रॉमिस करता है कि मार्केट में उतारो आईपीओ, जितना सेल होगा, नहीं होगा तो हम ले लेंगे, वो अंडरराइटर होता है। फिर स्टॉक ब्रोकर होता है, जो क्या होता है? रजिस्टर्ड ट्रेडिंग मेंबर होता है स्टॉक एक्सचेंज का, जो क्या करता है? आपका फैसिलिटेट न्यू इश्यूएंस ऑफ सिक्योरिटी टू इन्वेस्टर्स, नया इशू जारी करने में वो इन्वेस्टर को मदद करता है। आप तक वो ब्रोकर ही लेके आता है। ट्रेडिंग अकाउंट किसका खुलता है? ब्रोकर के थ्रू खोलते हैं, तो कंज्यूमर को और जो ऑफर देता है इशूअर, ये दोनों को जोड़ने का काम जो है ये लोग करता है, स्टॉक ब्रोकर करता है। इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है जो हेल्प करते हैं आपको पोर्टफोलियो डिजाइन में, कहां पे आपको इन्वेस्टमेंट करना है, कहां पे नहीं करना है, और रिसर्च एनालिस्ट आपका काम करता है कौन सा इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना है, कौन सा नहीं करना है, ये चीज आपको समझने में मदद करता है। सर ये जो इन्वेस्टर एडवाइजर है तो ये क्या कैसे हम लोग को सजेस्ट करते हैं? वो बताएगा कि बहुत एनालिस्ट होता है, वो क्या करता है? रिसर्च करता है और रिसर्च करके आपको बताएगा, एडवाइस करेगा कि कौन सा फंड में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। सर ये सबसे कॉल आता है, वो एडवाइजर है लेकिन रजिस्टर्ड नहीं होता, जो कॉल करने वाला रजिस्टर्ड नहीं है, याद रखिए। अगर वो कॉल कर रहा है कि ये श्योर शॉट आपको रिटर्न होगा तो वो मतलब आपको जो है बात कर रहा है। सर ये उसमें आपको रजिस्टर्ड होगा, रजिस्टर्ड लोग एडवाइजर सारा कुछ सेबी को मिलेगा, सेबी का वेबसाइट पे सारा कुछ मिलेगा। सेबी रजिस्टर्ड लोग चार्ज करते हैं, चार्ज करते हैं सीनियर से, इसका वो लोग बताने का एडवाइस देते हैं चाहे। हां अच्छा सब उसका सबका अलग अच्छा है, तो आपको देखना पड़ेगा। अब ये सब बात जो है आपको जानने की बात है। अब एमबीए कर रहे हैं तो ये सब बात आपको जानना है, आपके लिए फायदा है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट करने चाहिए करें, आपको ये बात जानना चाहिए। सबसे पहले जो है मर्चेंट बैंकर, अंडरराइटर, स्टॉक ब्रोकर किसको बोलते हैं? क्योंकि कल का डेट से कोई भी पूछ देगा, ये बता ये किया वो फाइनेंस कर रहे हैं, अरे बताओ क्या होता है, तो आपको बताना पड़ेगा। ऑथराइज्ड पर्सन कौन होता है? एजेंट ऑफ द ब्रोकर। अब ब्रोकर का एक एजेंट होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑथराइज्ड पर्सन। ये आदमी जो है ये ऑथराइज्ड पर्सन है जो आपको जो है सलाह देगा, सजेशन देगा। ये जो है सर्विस ऑफ ब्रोकर्स टू लार्जर नंबर ऑफ इन्वेस्टर। अब क्या होता है? एजेंट क्या करता है? उसका काम क्या होता है? जैसे पार्टिकुलर एक ब्रोकर है, ब्रोकर का एक एजेंट होगा, तो एजेंट आप तक पहुंचता है, ब्रोकर डायरेक्ट नहीं पहुंचता है। अब कोई एक ब्रोकर है, उसका एजेंट आपके पास पहुंचता है, वो एक सेंटर या सर्विस सेंटर जैसा बना के रखा हुआ जो आपको जो है सपोर्ट करेगा, सर्विसिंग आपको देगा सारी चीजों का। तो ये जो है सिक्योरिटी को बाय सेल का इन्वेस्टर को बताता है कौन सा परचेज करना है, कौन नहीं करना है। डिपॉजिटरी कितने तरह के हैं? ये डिपॉजिटरी क्या होता है?
डिपॉजिटरी किसको बोलते हैं? बोलिए। तो डिपॉजिटरी इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो इन्वेस्टर जो इन्वेस्टर का अकाउंट जो डीमेट अकाउंट आपका खोलता है वो डिपॉजिटरी है। सबका अलग अलग रोल है, हमेशा याद रखिएगा सिक्योरिटी मार्केट में सबका रोल अलग अलग है। जो डिपॉजिटर है उसका अलग रोल है, क्लियरिंग हाउस का अलग रोल है, और ट्रेडिंग अकाउंट का अलग रोल है, जो ब्रोकर है उसका अलग रोल है। सभी लोगों का अपना डिफरेंट रोल है जो आपका प्ले करता है। तो डिपॉजिटरी मतलब क्या है? ये आपको जो भी सिक्योरिटीज है वो डिलीवर करता है, या फिर आपका बोल सकते हैं कि एक डिपॉजिटरी जैसा है, जमा डीजी लॉकर समझ रहे हैं? डीजी लॉकर जैसे जमा रखता है वैसे ही आपका जितना शेयर और सिक्योरिटीज का रिलेटेड जो भी चीज है उसको एक जो है जमा रखता है वहां डिपॉजिटरी को। तो एनएसडीएल सीएसडीएल दोनों में से जहां भी आप चाहे ओपन करवा सकते हैं डीमेट अकाउंट। नाम सुने होंगे आप लोग, ये दोनों डिपॉजिटरी दो ही डिपॉजिटरी इंडिया में जो करता है। और रजिस्टर्ड ट्रांसफर एजेंट का क्या काम है? अब आपने 10 शेयर खरीदा, आज से 5 साल पहले आपने शेयर जो खरीदा या जो शेयर आपने बेचा उसका रिकॉर्ड कौन रखेगा? डिपॉजिटरी तो आप रख दिए, लेकिन रिकॉर्ड कौन रखेगा? 5 साल पहले आप शेयर खरीदे तो वो आपके पास है, वो रजिस्ट्रार रखेगा। रजिस्ट्रार का क्या काम है? मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ इन्वेस्टर अकाउंट ट्रांजैक्शन, रिसीव एंड डिस्बर्स फंड फ्रॉम इन्वेस्टर ट्रांजैक्शन, प्रिपेयर एंड डिस्ट्रीब्यूट अकाउंट स्टेटमेंट। आपके पास अकाउंट स्टेटमेंट आता होगा, हर एक ट्रांजैक्शन का अकाउंट स्टेटमेंट आता है, वो कौन भेजता है? थ्रू द रजिस्ट्रार। वो रजिस्ट्रार ही उसका अकाउंट रखता है, वही आपको डिटेल भेजता है। तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट है अपना जो है शेयर मार्केट में। रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर किसको बोलते हैं? नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर किसको बोलते हैं? क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बिल्डर किसको बोलते हैं? बताइए किसको बोलते हैं? बताया नहीं पता? रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर कौन हो गया? आप और हम हो गए। हमारे लिए लिमिटेड है 35% ऑफ द अपनी रिजर्व फॉर आया कैटेगरी, और कट ऑफ प्राइस आ रहा है कैटेगरी एलोकेटेड कट ऑफ प्राइस। कट ऑफ प्राइस जो होगा उसी में आपको परचेज करना है, जो भी आपको आएगा तो वो कट ऑफ प्राइस पे ही हम लोग को परचेज करना है। नॉन इंस्टीट्यूशनल जो हो गया उसका भी सिस्टम है, इसके लिए 15% रिजर्व है, 15% से ज्यादा परचेज नहीं कर सकता। और जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल ऑफर है 50% तक वो ऑफर साइज का रिजर्व उसके लिए आता है। जब आईपीओ जारी होता है तो क्या होता है कि एक जो है पहला तो होगा रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर जो हम लोग परचेज करते हैं, दूसरा वो क्या होता है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बिल्डर जो परचेज करता है, और तीसरा नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर वो जो है इन्वेस्ट करता है उसमें। सब के लिए है ब्लॉक है। 50% जो है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बिल्डर है वो लेगा, बाकी 50% में से बाकी लोग लेंगे। उसमें से रिटेल इन्वेस्टर के लिए 35% है और मात्र 15% है नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के लिए। तो इसको भी आपको समझना पड़ेगा। एंकर इन्वेस्टर क्या हो गया? द मिनिमम एप्लीकेशन साइज फॉर ईच एंकर इन्वेस्टर शुड बी रुपीस 10 करोड़। जो 10 करोड़ का लेगा, 10 करोड़ तक का जो लेगा इंडिविजुअल व्यक्ति, वो जो है उसको बोलते हैं हम लोग एंकर बोलते हैं। ऐसे ऐसे भी लोग हैं जो 10 करोड़ का शेयर आईपीओ परचेज करते हैं। तो जो 10 करोड़ मिनिमम लेगा, 10 करोड़ से अबव का लेगा, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? एंकर इन्वेस्टर बोलते हैं। तो ये जो है परचेज करता है। अब बोलिए कि कट ऑफ प्राइस क्या है? क्या कट ऑफ प्राइस है? मिनिमम कितने अमाउंट में ये आईपीओ जारी होगा? एक तो होता है प्राइस डिसाइड होता है कि 200 रुपया पर जो यूनिट का हम प्राइस लेते हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि मार्केट में जैसे ही आईपीओ लॉन्च किए, लेकिन पता चला कि नहीं लोग इससे इंटरेस्टेड नहीं है परचेज करने। अब परचेज करने में इंटरेस्टेड नहीं है तो क्या हो गया? कितना में परचेज करेंगे लोग? तो 80 रुपया परचेज करना है। तो एक कट ऑफ प्राइस रखिए कि 80 रुपया में इससे कम नहीं होगा। 80 रुपया आप पे करेंगे तभी आपको जो है मिलेगा, अदरवाइज आपको नहीं मिलेगा। तो इसको बोलते हैं हम लोग कट ऑफ प्राइस। तो ये इतना नॉर्मल है जो आपको डिटेल से समझना पड़ेगा। आपको स्लाइड हम भेजेंगे और जहां पे आपको दिक्कत होगा वो बताएंगे। अब हम लोग ये जो इन्वेस्टमेंट इन प्राइवेट मार्केट आईपीओ के बारे में बात कर रहे थे, उसके बारे में आप सुनिए, ठीक है। क्या होता है आईपीओ? शॉर्ट में बताते हैं, ये बहुत लंबा टाइम कम है, ठीक है। तो शॉर्ट में बताते हैं जो है ये प्रोग्राम के लिए हम शॉर्ट कर देते हैं, फिर डिटेल से बताना पड़ेगा। एक दिन में काम होने वाला है, 2-3 घंटा का चीज नहीं है। तो आपको डेली बेसिस पे हम प्रोग्राम करके बता देंगे। तो पहला चीज है प्राइमरी मार्केट में क्या? चैनल फॉर ऑफर ऑफ न्यू सिक्योरिटी। जब भी नया सिक्योरिटी आता है तो प्राइमरी मार्केट में आता है, और उसके बाद जो स्टॉक एक्सचेंज में जब वो रजिस्टर्ड हो जाता है उसको सेकेंडरी मार्केट में बोलते हैं।
तो प्राइमरी मार्केट में जो इशूअर होता है वो क्यों करता है इशू? क्योंकि रेज ऑफ कैपिटल, उसको फंड चाहिए होता है। हमको फंड चाहिए, हमारी कंपनी है जिसको फंड चाहिए, तो हम क्या करेंगे, अपना आईपीओ जारी करेंगे, प्राइमरी मार्केट में जाएंगे सबसे पहले। उसके बाद हम जब रजिस्टर्ड होंगे उसके बाद तो हम क्या करेंगे, रजिस्टर्ड होने के बाद जो है सेकेंडरी मार्केट में जाएंगे। तो जो प्रोसेस है पार्टिसिपेट इन प्राइमरी मार्केट का है वो वही है कि आपको जो है ऑनलाइन मोड में हाउ टू अप्लाई पब्लिक इशू, जब पब्लिक इशू आपको अप्लाई करना है तो अस्बा, एक नाम सुने होंगे अस्बा का। अस्बा क्या होता है? सारा कुछ आपका है, डिबेट है, ट्रेडिंग अकाउंट सब कुछ है, आपको परचेज करना है। क्या करेंगे, पहले क्या होता था, पहले जमाने में होता था कि 18,000 का अगर आपको परचेज करना है एक लॉट तो 18,000 रुपया डिपॉजिट करना पड़ेगा, पैसा अपना ट्रांसफर हो जाता था ब्रोकर के पास। लेकिन अब बोला कि नहीं, पैसा ट्रांसफर नहीं होगा, अगर आपको अलॉट होगा तभी अपना ट्रांसफर होगा। तो कैसे होगा, तो आपका जो फंड है 18,000 रुपया आपके अकाउंट में ब्लॉक हो जाएगा, जिसको क्या बोलते हैं लोग, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अकाउंट। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे वैसे 18,000 रुपया आपका ब्लॉक हो जाएगा। तो वो ब्लॉक अकाउंट जो है उसको अस्बा बोलते हैं, नया रूल है जो कुछ साल से चल रहा है, जो बहुत फायदेमंद है। यूपीआई से भी आप कर सकते हैं, यूपीआई से भी आप परचेज कर सकते हैं, 3 अकाउंट होना चाहिए, फॉर्म फिल करना पड़ेगा। ये फॉर्म का रूप होता है, देखिए अस्बा एप्लीकेशन बाय ऑनलाइन कोड, ये फॉर्म का जो है देख लीजिएगा, डिटेल इसमें सारा कुछ है। और इन्वेस्टमेंट के पहले जो है सबसे बड़ा बात जो करना है आपको, वो ड्यू डिलिजेंस करना है। ठीक है, ड्यू डिलिजेंस कैसे करना है, कौन कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे, इसको कैसे आप समझेंगे कि ये कंपनी मेरे लिए फायदेमंद होगा कि नहीं, कैसे समझ जाए, फाइनेंशियल देखें। ठीक है, दूसरा चीज क्या देखेंगे, बैलेंस शीट। हां, बैलेंस शीट फाइनेंशियल हो गए। फिर क्या देखेंगे, क्या होता है, मतलब मोटा मोटी बात बताओ कि ये चीज सब देखिए, आपको उतना समझ नहीं आया, आपको बताइए कि क्या क्या चीज देखें, 3-4 चीज इसका पास्ट रिकॉर्ड्स देखेंगे। 2-3 बात आप ध्यान रखिए। सबसे पहला चीज जो होना चाहिए, कंपनी रेवेन्यू कितना कर रहा है, हाँ पहला बात देखिए, रेवेन्यू कितना कर रहा है, रेवेन्यू कर रहा है कि ग्रोथ हो रहा है कि। दूसरा कंपटीटिव है कि नहीं मार्केट, ऐसा तो नहीं है कि कंपटीटिव नहीं है मार्केट। तीसरा बात आप क्या देखिएगा, डेट क्या है उसका, डेट को प्रीपे कर रहा है कि नहीं, अगर रिपे नहीं कर रहा है तो कोई प्रॉब्लम है। और दूसरा देखिएगा डिविडेंड दे रहा है कि नहीं, और डिविडेंड पॉलिसी क्या है उसका, उसको भी आपको स्टडी करना पड़ेगा। तो इन सब चीजों को आप समझेंगे तभी आपको जो समझ में आएगा कि वास्तव में जो है कैसा है कंपनी, और बहुत सारी चीजें ऐसे से, लेकिन 3-4 बातों को आपको समझना पड़ेगा तभी आप कीजिएगा। तब आपको अलॉटमेंट हुआ कि नहीं ये चेक कर रहे हैं, तो आप ये देखिए, ये जो आपको लिंक दिया गया है इस लिंक में आप चेक कर सकते हैं कि आपका अलॉटमेंट हुआ है कि नहीं, सारी डिटेल्स में आपको करना पड़ेगा। और अगर आपको नहीं मिला, अलॉटमेंट नहीं हुआ, पैसा आपका कट गया और आपका अलॉटमेंट भी नहीं मिला, ऐसा धोखाधड़ी होने का चांसेस है। अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, तो किसको कंप्लेंट करेंगे, सेबी में जाके score.gov.in में जाके आप इसको कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं, क्विक एक्शन होता है। तो हमेशा याद रखिए, सेबी रेगुलेटरी बॉडी है, जब भी कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आएगा तो आप जो है यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रही है, अकाउंट आपको खुलवाना पड़ेगा। ठीक है, डिमेट अकाउंट खुलवाइए, ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाइए, और केवाईसी है, सेंट्रलाइज्ड केवाईसी है, वो प्रोसेस आपको करना पड़ेगा। करने के बाद आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्या कहां से इंफॉर्मेशन मिलेगा, जो कंपनी का डिटेल है उसका इंफॉर्मेशन आपको कहां मिलेगा, स्टॉक एक्सचेंज वेबसाइट। स्टॉक एक्सचेंज कौन इंपॉर्टेंट दो तरह के हैं यहाँ पे, बीएसई एंड एनएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। वहां पे आप वेबसाइट पे जाकर देखेंगे, कंपनी वेबसाइट पे जाइएगा, इंडस्ट्री रिसर्च में जाइएगा, सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर, मैगजीन में, सेबी में जाकर देखिएगा, देखता चला कहां से आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा। इन सभी चीजों को आप देखने का आदत डालिएगा तो आपका होगा। अब आपको है कि आप कैसे प्लेस करेंगे ऑर्डर। सपोज दैट आप डिबेट खुलवा लिए, सारा ट्रेडिंग अकाउंट खुलवा लिए, सेविंग अकाउंट आपके पास है, आप प्लेस ऑर्डर कैसे करेंगे, 2-3 तरह से कर सकते हैं। डायरेक्ट आप इक्विटी मार्केट में से परचेज ऐप के थ्रू कर सकते हैं, नहीं तो अगर आप ब्रोकर के थ्रू करना चाहते हैं तो ईमेल के थ्रू भी कर सकते हैं, फोन करके भी उसको कर सकते हैं कि ये शेयर आपको परचेज करना है, ये शेयर आपको जो है विथड्रॉ करना है, तो ये भी आप कर सकते हैं। और इसके लिए जो है आपको जाना पड़ेगा वहां पे, देखिए विजिट टू ब्रोकर ऑफिस, ट्रेड बाय फोन कॉल, थ्रू ईमेल से कर सकते हैं, बाय स्टॉक ब्रोकर वेबसाइट से कर सकते हैं, और ऐप वगैरह है उससे भी आप जो है कर सकते हैं। ये तरीका है देखिए विजिट का, ये देखिए ईमेल के थ्रू आप कैसे करेंगे, ये भी प्रोसेस है। सैंपल ऑर्डर अवेलेबिलिटी इसके ऐसे जो आप ऑर्डर करना है इसका स्क्रीन में लिखा हुआ है।
वेबसाइट के थ्रू। प्रोडक्ट कोड है ये, ठीक है, सारा कोड आपका यहाँ पे दिया हुआ है। और इंटरनेट ट्रेनिंग एडवांस मार्जिन इंटरनेट स्क्वायर ऑफ सारा डिटेल ये आपको भेज देंगे। ये सब आप पढ़िएगा तो समझ में आएगा। लिमिट ऑर्डर, मार्केट ऑर्डर, एमओ, आईओसी समझते हैं क्या होता है? जो ट्रेडिंग करते हैं लोग समझते हैं, ये सब समझते हैं। जो नहीं समझते हैं पढ़िएगा, नहीं समझ में आएगा क्लास में बताएगा। आज एक बार ट्रेडिंग किया, करने के बाद कैसे चेक करेंगे कि आपका आया कि नहीं हुआ? सबसे पहले तो आपका ईमेल आएगा, एसएमएस आएगा आपके मोबाइल में। अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आप जाकर उसको जो है कंफर्म कर सकते हैं। इस तरह का ईमेल आपके पास आएगा। पोस्ट ट्रेड चेक वेरिफिकेशन और स्टॉक एक्सचेंज वेबसाइट। स्टॉक एक्सचेंज के वेबसाइट पे जाकर भी आप चेक कर सकते हैं। वहां भी आपको पता चलेगा कि कितना आपका ट्रेड हुआ है, नहीं हुआ है, कौन सा आपने खरीदा, कौन सा आपने सेल किया, ये सारा डिटेल वहां पे आपका आएगा। उसको देखने के लिए देखिए ये एनएससी का स्टॉक एक्सचेंज का है। क्लिक हियर टू लॉग इन, क्लिक हियर टू साइन अप, यहाँ पे लिखा हुआ होगा, वहां पे आप सारा डिटेल डालिएगा। तो आप वेरीफाई कीजिएगा। जैसे बीएससी का स्टॉक में जाएगा तो सेगमेंट, ट्रेड डेट, सिक्योरिटी कोड, क्लाइंट कोड, ऑर्डर नंबर, ये सारा आप दीजिएगा। तो आप ये कीजिएगा तो आपका सारा कुछ आ जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट नोट होता है जिसमें सारा डिटेल लिखा रहता है, वो भी ध्यान दीजिएगा। वो तो आपको समझ में इंग्लिश में नहीं आएगा, सबसे समझने वाली बात है। कोई भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, 15 से 20 मिनट में हम समराइज करते हैं। सर म्यूचुअल फंड समझ लीजिए। बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर ओपन एंडेड फंड, क्लोज एंडेड फंड। क्या है ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड क्या होता है? ओपन एंडेड मतलब जो ओपन एंडेड मतलब है कभी भी इन्वेस्टमेंट कीजिए, कभी भी विड्रॉ कीजिए। क्लोज एंडेड क्या है? एक बार इन्वेस्टमेंट कीजिए, 5-6 साल के लिए विड्रॉ कीजिए। दूसरा क्या है? डेब्ट फंड है, इक्विटी फंड, हाइब्रिड फंड हो गया। डेब्ट फंड हो गया क्या एफडी में लगेगा आपका पैसा जो है, और इक्विटी फंड मतलब सिर्फ इक्विटी मार्केट में लगाएगा, और हाइब्रिड फंड मतलब दोनों मिला के लगाएगा। और पैसिव फंड, एक्टिव फंड हो गया। पैसिव फंड जो होगा एक बार लग गया, जहां पे लगाना है इंडेक्स फंड में लग गया, और एक्टिव फंड हो गया कि बार-बार वो चेंज होते रहेगा टाइम टू टाइम, ठीक है। तो इसमें ज्यादा प्रॉफिट आपको होगा। डायरेक्ट म्यूचुअल फंड और रेगुलर म्यूचुअल फंड, ये दोनों में क्या डिफरेंस है? डायरेक्ट म्यूचुअल फंड आप डायरेक्ट लगाते हैं, उसमें आपको जो चार्जेस है वो कम करता है। कंपैरेटिवली आप रेगुलर म्यूचुअल फंड में जहां पे आपको चार्ज ज्यादा लगता है, यहाँ इंटरमीडिएट कैन बी ब्रोकर के थ्रू आप लगाते हैं, एडवाइजर डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू जो आपको चार्ज काटता है। तो जब भी म्यूचुअल फंड में आप डायरेक्ट तो कोशिश कीजिए, अगर नॉलेज है तो आप डायरेक्ट में लगाएं, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट जो करते हैं आप एसआईपी मेथड से कर सकते हैं। आपको बता रहे थे हम मेरिट्स ऑफ एसआईपी और लंप सम में क्या है कि आप 12,000 रुपया लगाते हैं लंप सम में, तो आपको कितना मिलेगा? 1200 यूनिट मिलता है। और जब आप इसी को लंप सम के जगह पे आप वही अमाउंट जो है एसआईपी के थ्रू लगाते हैं तो आपको 1301 यूनिट मिलता है। सेम ईयर, सेम टाइम, सेम पैसा, ठीक है। आपको 1301 यूनिट मिलता है और 1200 यूनिट मिलता है। इसका मतलब क्या है कि एसआईपी जरूरी है, अच्छा है, बेहतर है आप लोग के लिए। कम पैसा लगाएं और ज्यादा इसमें रिटर्न हम लोग लें। नेट क्या होता है? नेट एसेट वैल्यू। नेट एसेट वैल्यू समझते क्या होता है? कितना, जैसे आप कैसे मापते हैं? 1 यूनिट हमको मिलेगा, अगर नेट 10 रुपया है और हमने 100 रुपया लगाया उसमें, तो कितना यूनिट आपको मिलेगा? 10 यूनिट आपको मिलेगा। वही अगर जी आपका जो है रेट घटता रहता है हमेशा, कभी 10 रुपया कभी 9 रुपया होगा, तो मान लीजिए 9 रुपया हो जाएगा तो आपको ज्यादा यूनिट मिलेगा। तो जब घटेगा तो ज्यादा यूनिट आपको लगाना होगा, और जब बढ़ेगा तो कम यूनिट आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप अभी पैसा लगाते हैं वो बढ़ता है, वैसे वैसे आपका अमाउंट भी बढ़ते चला जाएगा। तो ये आपके लिए फायदेमंद है। तो इसको हमेशा याद रखिए। आप म्यूचुअल फंड जो आपको बेहतर रिटर्न दे उसी में आपको लगाना है। जो रिस्क प्रोफाइल आपका कैसा है उसके अनुसार आपको लगाना है।
तो हमेशा ट्रैक रिकॉर्ड चेक कीजिए कि कितना बेनिफिट दे रहा है, लास्ट 5 ईयर में कितना बेनिफिट दे रहा है, उसके आधार पर जो है आप उसको लगाते चले जाइए। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो क्या है, इसको रिकॉर्डिंग कर 1 मिनट तक कर लेना। रिस्क ऑफ इक्विटी एंड डेट इन इन्वेस्टिंग, इसको क्या रिस्क है, सिस्टमैटिक रिस्क समझते क्या होता है, क्या होता है सिस्टमैटिक रिस्क। सपोज दैट अभी कोरोना आ गया, मार्केट डाउन हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे, सिस्टमैटिक रिस्क। और मान लीजिए सेक्टर ऑटोमोबाइल सेक्टर डाउन हो गया, उसको क्या बोलेंगे, ये सिस्टमैटिक रिस्क। मतलब क्या है कि जो सिस्टमैटिक रिस्क है उसको कोई भी डाइवर्सिफाइड प्रोफाइल ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि पूरी दुनिया के लिए मार वो सारा दुनिया झेलेगा, तो उसमें तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो सिस्टमैटिक नॉन सिस्टमैटिक रिस्क है उसमें क्या होगा कि उसको डाइवर्सिफाई करके हम कर सकते हैं। जैसे गोल्ड का रेट कम हो रहा है तो आप उसको इक्विटी में लगा सकते हैं, और अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर डूबा हुआ है तो आप दूसरे सेक्टर बैंकिंग सेक्टर में लगा सकते हैं। तो डाइवर्सिफिकेशन जो होगा नॉन सिस्टमैटिक रिस्क जो है वहां पे आपका काम आएगा, बाकी जगहों पे आपका काम नहीं आएगा। तो जहां पे बेनिफिट होगा वहां पे आपको जो है रिस्क है, हमेशा याद रखिएगा, जहां पे आपका बेनिफिट है वहां पे रिस्क है। इसीलिए आपको जब भी इन्वेस्टमेंट करना है तो कहां पे करना है, रिस्क को टेकिंग कैपेबिलिटी देख के, कि आपका रिस्क जहां पे ज्यादा लग रहा है आपको वहां पे आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। लग रहा है कि मेरा जो टेकिंग कैपेबिलिटी वो ज्यादा है तो आप वहां पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो रिस्क अपना देखते हुए कीजिए। और दूसरा चीज बात है, डोंट कंफ्यूज इन्वेस्टमेंट विद गैम्बलिंग, गैम्बलिंग मत कीजिए। आज जो है मेरा शुभ दिन है तो हम शेयर परचेज कर लेते हैं, ऐसा करने से आपका फायदा नहीं होगा। कोई भी होता है ना अंधविश्वास, उसमें नहीं पड़ना। मेरा दोस्त बोल दिया तो कर लेना, ऐसा नहीं करना। इन्वेस्टमेंट का तरीका है कि जब भी आप सिक्योर हो जाए कि ये सही है मेरे लिए तभी कीजिए। इमोशनल बायस होके कभी मत कीजिए। जब इमोशनल आपके बायस होके परचेज करते हैं तो आपको लॉस ही होने का चांसेस है। कभी-कभी होता है कि हम लोग ऐसे जगह पे इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं तो आप दोस्त होता है, ठीक है, तो दोस्त के सजेशन पे मत कीजिए, पहले एनालिसिस कीजिए तब इन्वेस्टमेंट कीजिए। अनरेगुलेटेड मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। जितना भी अनरेगुलेटेड मार्केट है वहां पे आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, ठीक है। अनरेगुलेटेड मार्केट कौन हो गया, बोलिए, बाहर जो परचेज करते हैं, बाहर जो बोलते हैं कि वो छोटा-छोटा कंपनी आके आपको बोलता है डोनर करने से सुनना, पंजी स्कीम बहुत आता है, नेटवर्क मार्केटिंग करता है, बहुत सारा चीज है, उस पे इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। उस पे कीजिए आपका पैसा डूबेगा, आज दिन पर डूबता है, विश्वास रखिए उसको। और अगर आपके साथ कुछ भी सैम्पलिंग हो गया, ऐसे कंडीशन में आप स्टोर्स पे जाइए, वहां पे कंपनी लॉन्च कीजिए, सेबी का स्टोर है, sebi.com समझ रहे, वहां पे स्टोर्स पे जाइएगा, वहां सेबी का टोल फ्री नंबर भी है, उस पे भी आप बात कर सकते हैं। और कोई भी कंपनी के का जो अगर आपके साथ फ्रॉड हुआ, इस तरह का फाइनेंशियल फ्रॉड, तो उसका कंप्लेंट आप वहां पे दर्ज कर सकते हैं, बट उसका भी टाइम लिमिट है, बहुत लंबा समय के लिए 7 साल 10 साल हो गया तब आप करेंगे तो कोई फायदा नहीं है। जब आपके साथ फ्रॉड हो तभी आप वहां पे कंप्लेंट दर्ज करवाइए। तो सेबी स्कोर ऐप के बारे में आप लोग समझ रहे हैं, यहाँ पे आप खोल के देखिएगा, कभी चेक करके, सेबी का टोल फ्री नंबर है, वहां पे आप अभी फोन करके पूछिए, कोई अगर किसी तरह का दिक्कत हो तो बात कर सकते हैं आप वहां पे, सभी भाषा में अवेलेबल है। और हमेशा और में रखा होगा पॉन्जी स्कीम किसको बोलते हैं, पॉन्जी स्कीम मतलब जो फर्जी वाला दुगना करने का, पैसा दुगना करने, तो ऐसे प्रलोभन में आप लोगों को नहीं आना। कभी भी वहां पे इन्वेस्टमेंट मत कीजिए जहां पे आप समझते हैं कि ये सेबी रजिस्टर्ड नहीं है, और जो रेगुलेटर है वहीं पे आप काम कीजिए। सर ये सहारा के जो वाला जो था, हां, उसमें बहुत लोगों को पैसा निकला, उसके लिए आपको कंप्लेंट करेंगे सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड स्कोर में जाकर अभी तो आया था उसका। देखिए अब जब आपकी ये सर्टिफिकेशन आपका हो जाएगा, इसके बाद आप पता जाएगा। तो सबसे पहला बात है रिलेशनशिप मैनेजर बन सकते हैं, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर बन सकते हैं, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, स्टॉक ब्रोकर जा सकते हैं, कहीं पे आपको जॉब ऑप्शन मिलेगा डिफरेंट टाइप का जो है। इसके अलावा जो है कैरियर सिक्योरिटी मार्केट में ये सारा कैरियर है जहां पे आप जॉब ज्वाइन कर सकते हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर के रूप में भी आप कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है आप सिक्योरिटी मार्केट में और बहुत सारे कोर्स हैं जहां एनआईएसएम के थ्रू आपको होगा, एनआईएसएम से आप बहुत सारे कोर्स कर सकते हैं, और चाहे तो बहुत सारे कोर्स हैं
जो उसमें जाके आप जाइएगा तो देखिएगा NISM सर्टिफिकेशन आपका डिफरेंट चीजों में है, वहां पे कहीं भी आप जो है कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जो इंटर्नशिप का जो कंपनी है उसका भी लिस्ट आपको दिया हुआ है, ये सर्टिफिकेशन के बाद आप यहाँ इंटर्नशिप कर सकते हैं, ठीक है। ये सारा जगह है जहाँ पे आप जाके इंटर्नशिप ज्वाइन कर सकते हैं, ये सारा कंपनी का नाम है। एक कोर्स है आपका पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट मैनेजमेंट इन डाटा साइंस फाइनेंशियल मार्केट, यहाँ पे आप ये भी कोर्स आप कर सकते हैं NISM के थ्रू, ये भी कोर्स आपका होता है। तो ऑनलाइन बहुत सारा कोर्स ऑफर करता है, अगर आप लोग MBA कर रहे हैं साइड पे चाहते हैं कि एक एक्स्ट्रा कोर्स करें तो वो भी आप कुछ भी कर सकते हैं NISM के थ्रू। इंडिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो सिक्योरिटी मार्केट में ये देती है सर्टिफिकेशन, और ये आपके लिए बहुत फायदेमंद है। स्लाइड आपको मिल जाएगा, स्लाइड ठीक है। ये तो बहुत शॉर्ट में रहा कैसे